हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर सोर्ड के एपिसोड 33 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सूजियोन के बारे में बताया जाता है, जो कि पिछले 7 सालों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। जो मार्शल आर्ट उसके फादर ने उसे पास डाउन किया है और इस मार्शल आर्ट का नाम है डिवाइन लाइट ऑफ एनलाइटमेंट, जिसे कि कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तुम उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ही इम्प्रूव कर सकते हो और हर डिसेंडेंट का काम है इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ही इम्प्रूव करके पास डाउन करना। और अभी सूजियोन पूरा तैयार है अपने पहले हार का बदला लेने को। खैर सीन फिर फोकस करता है जिमून के ऊपर, जो कि र्यूसान की ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे और कुछ ही दिनों में उसे बेसिक सिखाने के बाद मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग के लिए वो उसे जिन्मू के हवाले कर देते हैं। और फिर और कुछ दिन चलने के बाद वो सभी साचियोन तक पहुंच जाते हैं। पर चुंगियन जो था वो वापस जाने की बात करता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वो ब्लैक मून के हेडक्वार्टर नहीं गया है। और फिर अंदर जाते हैं जिन्मू सबका इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर सभी अंदर जाते हैं रेस्ट करने। पर जिन्मू सेट के अंदर ही जो जंगल था उसमें ही घूमने लगता है, जहाँ पर उसके मुलाकात टैंग फैमिली के लीडर गियोनवो से होती है। गियोनवो जिन्मू से माफी मांगते हैं कि 10 साल पहले वो नॉर्थन हेवेंस की हेल्प नहीं कर पाए थे और इसकी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्ट भरा हुआ है। पर तभी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि वो चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो जाकर हेल्प करते तो यहाँ पर टैंग फैमिली को ही खत्म कर दिया जाता। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उन्हें चुप रहना पड़ा। पर अब वो जिन्मू को अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात करते हैं। उसके बाद हमें चुओनुआ को दिखाया जाता, जो कि ग्रेड 4 का ब्लड मास्टर था और उसे चुओनुआ के डेथ की खबर सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और उसे अभी ये भी पता चलता है कि चुओनुआ का बेटा उनक्योंग भी गायब है। खैर अगले दिन टैंग फैमिली में जिन्मू को एक मेडिसिनल बात दिया जाता है, जिससे उसकी पूरी थकान मिट जाती है और उसकी की भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए 100% तैयार हो जाता है। उसके बाद गियोनु और जिन्मू को गिफ्ट के तौर पे अपना क्लॉक देते हैं, जो कि वो जब यंग थे उसे यूज करते थे। उसके बाद सभी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ अभी जिमून भी जाएंगे, क्योंकि जिन्मू अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। और जबकि जिमून जा रहे हैं, मिरियो और यूसान भी आते हैं। उसके बाद सीन फोकस करता है यूना के ऊपर, जो कि अभी भी मर्चेंट्स के साथ ही ट्रैवल कर रही है और इतने दिनों में उसे पता चल गया है कि ये सभी काफी अच्छे लोग हैं। पर रात को उनके ऊपर फर्स्ट एंड मोस्टर, जो कि 4 भाई हैं, उनमें से 3 आ जाते हैं मर्चेंट को मारकर उन्हें लूटने के लिए। और ये काम उनका रोज का है। कभी कभी तो वो पूरे गांव को भी मार के खत्म कर देते हैं। और तभी उनकी नज़र यूना के ऊपर पड़ती है और वो यूना का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पर उन्होंने यहाँ पर एक गलती कर दी और यूना उन्हें खड़े खड़े ही मार देती है। उसके बाद सीन फोकस करता है ग्रेट असेंबली के ऊपर, जहाँ पर चियोना के समेत घोषपियर, चूसेन और यांग आई थी। पर चौथा डीमन लॉर्ड सियोनम्योंग हमेशा की तरह यहाँ पर नहीं आया है। उसके बाद ग्रेट असेंबली में यही बात होती है कि उन्हें ग्यूम का सपना पूरा करना है, वापस से खड़ा होना है और अपनी जगह वापस लेनी है और ग्यूम का बदला भी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कॉन्करर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट सेंट्रल हेवनली के आसपास जमा हो चुके हैं। और यहाँ पर 3 रिंग सोर्सर, जो कि काफी नामचीन सेक्ट है, उसका डिसिपल मूनहो भी आया हुआ था। और वो लेसर 7 में होने के साथ ही साथ सूजियोन के बनाए हुए ग्रुप सेरेबुलर ड्रैगन सोसाइटी में भी है, जिसे कि यंग मार्शल आर्टिस्टों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर मून माउंटेन के नेक्स्ट सामान्य सोरियोंग भी आई हुई थी और मूनो यहाँ पर स्पेशली उसे सेरेबुलर ड्रैगन सिटी में ज्वाइन करवाने आया है। और मून माउंटेन से सेंट्रल हेवनली की एक सपोर्टर है, पर वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते कुछ स्पेशल ओकेजन्स को छोड़कर। पर सूर्योन यहाँ पर कॉन्करर को ज्वाइन करने के लिए आई है अपने फादर के कहने पर, क्योंकि साइलेंट नाइट फिर से अपियर हो चुकी है तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सूर्योन यहाँ पर आई चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए। खैर उसके बाद मूनहो जाता है सूर्योन के पास सेरेबुलर ड्रैगन सोसाइटी के बारे में बात करने। पर सूर्योन, जो कि जाना नहीं चाह रही थी, वहाँ पर जिन्मू और उसके टीम को दिखाकर कह दी है कि वो पहले से ही उनके टीम में है। पर मूनहो को पता है कि वो झूठ कह रही है। खैर उसके बाद सूर्योन बाद में बता देती है कि आखिर उसने ये सब क्यों करा और वो सब उसे इसके लिए कुछ भी नहीं कहते। सूर्यन फिर वहाँ पर टैंग फैमिली के जिमून और जिनवो से भी मिलता है और उनके इंटेलिजेंस को देखकर वो काफी ज्यादा अमेज हो गई थी। खैर उसके थोड़ी देर बाद जब जिमून उठकर बाथरूम जा रहे थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन बियर से टकरा जाते हैं, जिस पर यूसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जिसमें ज्यादा पिटाई यूसान की होती है, पर वो फिर भी बैक ऑफ नहीं करता। और फिर यूसान बातों बातों में बता देता है कि जिन्मू ही नॉर्दर्न ब्लेड है, जो सुनकर वहाँ के सभी लोग पूरे हैरान हो गए थे। पर ये दोनों यहाँ पर अभी भी लड़े जा रहे थे और अपने स्पेशल टेक्निक को भी यूज करने के लिए उतर आए थे, जिन्हें की रोकने के लिए जिन्मू बीच में आ जाता है, क्योंकि सभी को ही पता चल चुका है कि यही नॉर्दर्न ब्लेड है। तो दोनों चुपचाप पीछे हट जाते हैं और इस सब के लिए यूसान को जिन्मू से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि वो अपने गुस्से पर फिर से काबू नहीं कर पाया। खैर उस दिन रात को सभी सूर्योन के कमरे में ही रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई कमरा अवेलेबल नहीं था।
अगले दिन हम ट्विन बियर्स को मूनहो के साथ ही बात करता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि कल का वह झमेला उन दोनों ने मूनहो के कहने पर ही किया था, पर नॉर्दर्न ब्लेड के बीच में आने की वजह से सारा प्लान खराब हो गया। तो मूनहो सोचता है कि क्यों ना हम लोग नॉर्दर्न ब्लेड को ही मार दे। खैर तभी वहाँ पर लेसर 7 का एक और मेंबर ह्यून आ जाता है जिसने कि सेरुलियन ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन कर ली है ताकि वो बस सूचियों से एक बार मैच कर पाए। खैर उसके बाद शाम को जिनमू और उसकी टीम सेंट्रल हेवन आइलैंड जाने के लिए निकल चुकी थी और इसके लिए उन्हें शिप से रिवर को पार करके जाना पड़ेगा, जिससे कि मेनलैंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस रिवर के ऊपर कब्जा कर लेता है उसी का मेनलैंड के ऊपर रूल होता है। और सेंट्रल हेवन आइलैंड ने इसीलिए इसके पास में सब कुछ बना के रखा है। पर वो जब सभी शिप के ऊपर चढ़ रहे थे तभी मूनो वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके साथ यहाँ पर ह्यून भी आया हुआ था। और ह्यून जो कि अपने पावर को दिखाना चाह रहा था, सूर्योन को जानबूझकर भड़काने की कोशिश करता है ताकि एक फाइट हो जाए, पर सूर्योन पूरी शांत थी। पर ह्यून जैसे उसके मदर को लेकर इंसल्ट करना शुरू कर देता है, सूर्योन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों ही एक फाइट के लिए एग्री कर जाते हैं और दोनों थोड़ी दूर जाते हैं एक फाइट के लिए। और उनके पीछे पीछे मूनो और ट्विन बियर्स भी जाते हैं, जो देखकर जिनमू उनके पीछे जाना ही सही समझता है। और यहाँ पर जैसे ही एक फाइट शुरू होती है, ह्यून अपना एक स्वॉर्ड सूर्योन को दे देता है, क्योंकि सूर्योन के पास बस एक ही स्वॉर्ड है, पर जबकि ह्यून के पास बहुत सारे हैं। तो वो इस फाइट को बराबर करने के लिए अपना एक स्वॉर्ड उसे दे देता है, पर उसे ये बात पता नहीं है कि सूर्योन डबल स्वॉर्ड में बहुत ही माहिर है। और जैसे ही फाइट शुरू होती है, सूर्योन ह्यून को डोमिनेट करना शुरू कर देती है, पर थोड़ी फाइट करने के बाद ही उसका बायां हाथ कांपने लगता है, क्योंकि उसका बायां हाथ बहुत ही कमजोर है और इसलिए वो डबल स्वॉर्ड में बेहतर होने के बाद भी अपने दाहिने हाथ से एक ही स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। पर ह्यून ने जो कि उसके मदर को इंसल्ट करा है, वो पूरे गुस्से में अपने बारे में ना सोचकर हमला करती है और यही काम ह्यून भी करता है, फुल फोर्स से हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से सूर्योन का बायां हाथ पूरा घायल हो चुका है, खून से भर चुका है और वहीं पर ह्यून का तो दाहिना हाथ ही पूरा कट चुका है और पेट में भी काफी बड़ी इंजरी हुई है और दोनों ही यहाँ पर डाउन हो चुके थे। और मूनहो जो कि उन दोनों के ऊपर एक गुस्सा था, दोनों को यहाँ पर मार देने की सोचता है, पर जिनमू के वहाँ पर होने की वजह से ये काम नहीं हो पाता, इसलिए मूनहो जिनमू को ही मारने की सोचता है। पर जिनमू बस एक वार्निंग के तौर पे पलक झपकते ही उनके हेयर स्टाइल को लड़कियों की तरह कर देता है, पर अगर वो चाहता तो वो उन्हें यहाँ पर मार सकता था। पर जिनमू बस सूर्योन को लेकर वापस आ जाता है जिमून के पास, जो कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हमें हायरिंग को दिखाया जाता है, जिससे कि मिलने अचानक की सूचियों आता है और एक दूसरे को इतने दिनों बाद देखने के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी सीन कट होता है पास्ट में सूचियोन के फादर, जो कि वन ऑफ द नाइन स्काई से जोक्सिम उनके ऊपर, जिनकी 3 पत्नियां हैं, जो कि तीसरी पत्नी थी वो पहले उनकी मेड हुआ करती थी और सूचियोन उन्हीं का ही बेटा था। और क्योंकि सूचियोन की मदर पहले एक मेड हुआ करती थी, उन दोनों को इसके वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा था और उन्हें इतना ज्यादा हैरेस किया गया कि लास्ट में उन्हें आग में जलाकर ही मार दिया गया। और यही सूचियोन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से उसने सबसे स्ट्रॉन्ग होने के बारे में सोचा और फिर वो बाद में जाकर जोक्सिम का सक्सेसर भी बन गया। पर सक्सेसर बनने के बाद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा अपने मदर की कमी महसूस होती थी। पर इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है हायरिंग से, जो कि उसके प्रति बहुत ही सिंपैथेटिक थी और उसके बहुत ही केयर किया करती थी, जिससे सूचियोन को लगा कि अब उसके पास जीने का एक और रीजन आ चुका है और इसके लिए उसने 100 मैन चैलेंज को भी शुरू किया। पर पहले उसका काफी मजाक उड़ाया जाता था, पर 30 मार्शल आर्टिस्ट को हराने के बाद सभी ने ही उसके काबिलियत को पहचानना शुरू किया। पर 7 साल पहले अपने शर्मनाक हार मिलने के बाद वो सिक्लूजन ट्रेनिंग में चला गया था पावरफुल होने के लिए और अब वो पूरा तैयार होकर वापस आ चुका है। और अभी सूचियोन हायरिंग के गोद में लेटकर बातें वगैरह कर रहा था और इन बातों के बीच में हायरिंग नॉर्दर्न ब्लेड की बात उठाती है, जो सुनकर सूचियोन शौक होता है और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरे नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।